Bismillahirrahmanirrahim. Preload is ventricular and diastolic volume, and this volume decides the stretch on ventricular walls. And afterload is the pressure or resistance in aorta. Welcome back to my channel, Cardiac Output Variables. The previous video was about contractility, and this video is about preload versus afterload. अच्छा, अभी ये जो प्री लोड है ना, ये होता क्या है? ये जैसे मैंने लिखा हुआ है वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है। आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू पता होना चाहिए कि कार्डिक साइकिल होता है। कार्डिक साइकिल में सिस्टली और डायस्टली दो फेजेस हैं। डायस्टली में वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है और सिस्टली में वेंट्रिकल्स की एम्प्टिंग होती है इनटू एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। अब अगर मैं डायस्टली की बात करूँ ना, तो डायस्टली में फिलिंग हो जाती है और डायस्टली के एंड पे वेंट्रिकल्स के अंदर जितना भी वॉल्यूम होता है ना, दैट इज़ कॉल्ड वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और वही हमारा प्रीलोड है। सो प्रीलोड इज़ अ वॉल्यूम दैट एक्सर्ट्स अ स्ट्रेच ऑन वेंट्रिकुलर वॉल, और फिर ये जितना स्ट्रेच ज़्यादा होगा ना, उतना ही वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, स्ट्रेच बढ़ने से कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगी, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी से क्या चीज़ बढ़ती है? स्ट्रोक वॉल्यूम। हमने लास्ट वीडियो में बात की है कि स्ट्रोक वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशन होता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी के साथ, प्री लोड के साथ, और इन्वर्स रिलेशन होता है आफ्टर लोड के साथ। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी स्ट्रेच बढ़ने से बढ़ती है। तो दिस इज़ हाउ आपने देखा कि प्री लोड बढ़ने से कार्डिक आउटपुट या स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन ये एक नॉर्मल हार्ट की मैं बात कर रही हूँ। अगर एक पेशेंट को हार्ट फेलियर चल रहा है ना, तो उसका प्री लोड बढ़ने से भी उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो बढ़ नहीं रही हार्ट की। दिस इज़ द रीज़न पेशेंट्स के जो ब्लड की पूलिंग स्टार्ट हो जाती है उसके पैरिफ्रीज में, और हम कहते हैं कि भी हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को आप क्लिनिकली भी अप्रिशिएट कर सकते हैं कि उनको एडिमा डेवलप हुआ होता है। एडिमा क्यों होता है? क्योंकि उनके सिस्टैमिक वेन्स के अंदर ब्लड की पूलिंग होती है, क्योंकि मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो हो नहीं रही है। ठीक है, और इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज़्म आपको बताता है कि प्री लोड बढ़ने से वेंट्रिकल्स की वॉल्स पे स्ट्रेच बढ़ता है, और उस स्ट्रेच के रिजल्ट में कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होती है। कॉन्ट्रैक्टिलिटी से स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम इज द वॉल्यूम इन 1 हार्ट बीट, और कार्डिक आउटपुट इज द वॉल्यूम इन 1 मिनट। तो वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रोक वॉल्यूम, इट्स ऑब्वियस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट कार्डिक आउटपुट, अगर मैं हार्ट रेट को नॉर्मल और कॉन्स्टेंट कंसिडर करूँ तो। ठीक है, प्री लोड के बारे में इतनी सी बात है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी, आपने इसको याद रखना है। बुक से भी देख लें। ये देखें, ये आपके पास फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म है। अगर आप इसको देख पाएँ तो वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम विच इज़ द प्री लोड ऑन एक्स एक्सिस, और ये स्ट्रोक वॉल्यूम या कार्डिक आउटपुट वाई एक्सिस पे है। ठीक है, अब आप ये नॉर्मल वाला देखो, ये जो ब्लैक कर्व है, प्री लोड के बढ़ने से कार्डिक आउटपुट बढ़ता है इन अ नॉर्मल हार्ट। दिस इज़ फिजियोलॉजी। ठीक है, अच्छा, प्री लोड डिपेंड किस पे करता है ये भी देख लेते हैं। प्री लोड डिपेंड करता है दो मेन चीज़ों पे। ठीक है, वैसे तो प्री लोड और आफ्टर लोड का जो कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज़ एप्लीकेबल टू बोथ वेंट्रिकल्स। अगर मैं राइट वेंट्रिकल की बात करूँ कि जिसके अंदर सारा सिस्टेमिक ब्लड आना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आना है, तो फॉर राइट वेंट्रिकल प्री लोड डिपेंड्स अपॉन सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो है, और सिस्टेमिक वीनस टोन पे। ठीक है, और अगर मैं लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करूं तो जो ब्लड वॉल्यूम इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन और पल्मोनरी वीनस टोन हो जाएगा। राइट वेंट्रिकल की अगर हम बात करें तो राइट वेंट्रिकल राइट एट्रियम की तरफ बॉडी का सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, वो आता है राइट एट्रियम की तरफ, और फिर वहाँ से राइट वेंट्रिकल की तरफ। और जो कोरोनरी साइनस है ना, दैट रिसीव्स द मोस्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द बॉडी। ठीक है, ये एक एमसीक्यू आ सकता है। चलें, प्री लोड के बारे में इतना ही है कि प्री लोड दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम पे और वीनस टोन पे। वीनस टोन को जो अगर आप वीनस कॉम्प्लाइंस के साथ देखो ना, तो इन्वर्स रिलेशन है। अगर वीनस टोन ज़्यादा है, इसका मतलब वीनस कॉम्प्लाइंस कम है। कॉम्प्लाइंस का मतलब होता है कि वेन्स के अंदर कितना ब्लड अकोमोडेट हो पा रहा है, मतलब हाउ मच वेन्स आर compliant, और हाउ मच दे आर रूमी, हाउ मच वॉल्यूम दे कैन अकोमोडेट। ठीक है, तो अगर वीनस टोन बढ़ती है तो कंप्लाइंस कम होती है। ये एक दूसरे से इन्वर्स रिलेशन है। अगर कोई आपको कहे ना कि वीनस कंप्लाइंस कम होने से
प्री लोड पे क्या इफेक्ट आएगा, तो आपने माइंड में इसको ये सोचना है कि वीनस स्टोन बढ़ने की बात हो रही है। वीनस स्टोन बढ़े या सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम बढ़े तो इसके रिजल्ट में प्री लोड बढ़ता है। प्री लोड कम कैसे होता है? वीनोडाइलेटर से। वीनोडाइलेटर्स में हमारे पास सबसे जो इम्पोर्टेंट है, क्लिनिकली इम्पोर्टेंट, दे आर नाइट्रेट्स। ठीक है, नाइट्रेट्स आर प्योर वीनोडाइलेटर्स, प्री लोड को कम करते हैं। देन कम्स द आफ्टर लोड। इस पेज पे बात कर लेते हैं। आफ्टर लोड क्या होता है? आफ्टर लोड इज अ प्रेशर और इट इज़ अ रेजिस्टेंस। जस्ट लाइक प्री लोड, आफ्टर लोड का कॉन्सेप्ट भी एप्लीकेबल है टू बोथ वेंट्रिकल्स, लेकिन क्लिनिकली हम ज़्यादा इसकी जो बात करते हैं वो लेफ्ट वेंट्रिकल के हवाले से करते हैं। अच्छा, आफ्टर लोड होता क्या है? आपको पता है कि जब सिस्टली होती है ना, तब वेंट्रिकल्स की एम्प्टिंग होनी है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल की होनी है इनटू पल्मोनरी ट्रंक या पल्मोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी असेंडिंग एओर्टा में। लेफ्ट वेंट्रिकल और असेंडिंग एओर्टा के दरमियान में यहाँ पे एक वॉल्व भी तो होता है, एओर्टिक वॉल्व। ठीक है, ये सिस्टली की बात हो रही है। ठीक है, एम्प्टिंग की बात हो रही है। आपको पता है कि जब एम्प्टिंग होनी है तो लेफ्ट वेंट्रिकल का, इसका मतलब कि सारा ब्लड एओर्टा में चला जाना है। एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट देयर इज़ अ प्रेशर इन एओर्टा एंड देयर इज़ अ प्रेशर इन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देयर इज़ अ प्रेशर इन आवर आर्टरीज, इन आवर सिस्टेमिक आर्टरीज। ये जो प्रेशर वाले सारे टर्म्स है ना, ये सारा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारे प्रेशर कर्व्स और वॉल्यूम कर्व्स के बारे में बताऊंगी, लेकिन अभी बेसिक्स बता देती हूँ ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। देखिए होता क्या है, हमारा जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है ना, मीन आर्टीरियल प्रेशर, द प्रेशर इन आवर आर्टरीज, ठीक है, जो कि हर वक्त हमारे सर्कुलेटिंग सिस्टम में है एक प्रेशर, जो कि सम होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का प्लस रहा 1/3 ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड पल्स प्रेशर। दिस इज द फार्मूला। ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर। इसका एक और भी फार्मूला होता है, इट इज़ इक्वल टू कार्डिक आउटपुट मल्टीप्लाई बाय टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस। अब आप यहाँ से देखो, ये जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है हमारे TPR पे, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस पे। ठीक है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो है ना वो डिसाइड करती है सिस्टेमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, एक बंदा जिसको हाइपरटेंशन होती है, हम क्या कहते हैं कि उसका टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस या फिर सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। यही बात हम करते हैं। ये जो सारा प्रेशर है ना, सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, दिस इज द सिंगल मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एओर्टिक प्रेशर। ज़ाहिर है आर्टरीज का जो रिलेशन है वो तो एओर्टा के साथ ही है ना, तो अगर सिस्टेमिक आर्टरीज का प्रेशर ज़्यादा है तो वही जो सारा प्रेशर है वो एओर्टा के लेवल पे भी फील होगा। किसको फील होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल को। जब उसने अपना ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल ने एओर्टा के अंदर इजेक्ट करना है ना, तो अगर एक बंदे को हाइपरटेंशन, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन चल रही है, उसके आर्टीरियल सिस्टम का प्रेशर ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उसके एओर्टा का प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, प्रेशर इन एओर्टा, प्रेशर इन एओर्टा ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल को फेस करना पड़ेगा। तो ये जो रेजिस्टेंस होती है ना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल फेस करता है टू इजेक्ट इट्स ब्लड इनटू द एओर्टा, इस रेजिस्टेंस को आप आफ्टर लोड कहते हैं। सो नाउ इट्स क्लियर दैट हाइपरटेंशन में आफ्टर लोड बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ इंक्रीज्ड आफ्टर लोड। देयर आर अदर कॉजेज एज वेल। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट लेफ्ट वेंट्रिकल, तो मैं बात करूँगी सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की। Systemic hypertension is one cause. Other causes include aortic valve stenosis. ठीक है, ज़ाहिर है जब एम्प्टिंग होनी है तो एओर्टिक वाल्व के थ्रू होनी है ना। अब अगर एओर्टिक वाल्व भी अगर स्टीनोज्ड हो, यहाँ से रास्ता ही बंद है, तंग है, नैरो है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल किस तरह अपना ब्लड इजेक्ट करेगा इनटू द एओर्टा? मुश्किल होगी उसको। तो इसको भी हम कहते हैं कि आफ्टर लोड बढ़ गया। आफ्टर लोड इज़ द रेजिस्टेंस ना लेफ्ट वेंट्रिकल को, अब वो फेस करनी पड़ रही है। इसके अलावा एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस के अलावा और हम बात कर लेते हैं इसमें हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ये एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है, इसके अंदर भी आफ्टर लोड बढ़ता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल को ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ता, ज़्यादा रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम क्या इसको थोड़ा सा ना प्रेशर्स के साथ रिलेट करते हैं। याद रखें कि सिस्टली में
जब एओर्टिक वाल्व तभी खुलता है जब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इस फेज पे यूजुअली एओर्टिक प्रेशर होता है 80। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सिस्टली के आइजोवॉल्यूमेट्रिक फेज में जब दोनों वॉल्व्स बंद होते हैं, माइट्रल वॉल्व भी और एओर्टिक वॉल्व भी, तो लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है और इतना कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ताकि उसका जो प्रेशर है वो एओर्टिक प्रेशर से बढ़ जाए, और जब प्रेशर बढ़ेगा तभी एओर्टिक वाल्व ओपन होगा। दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। ठीक है, लेकिन अब कोई भी वजह कि जिसकी वजह से एओर्टिक प्रेशर ज़्यादा है, और उसके मैंने आपको रीज़न एक बताई है, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। एओर्टिक प्रेशर जब ज़्यादा है ना, तो इस प्रेशर को कंपेंसेट करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल को और ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि ये अपना प्रेशर एओर्टिक प्रेशर से ज़्यादा जनरेट कर सके। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो प्रेशर है ना, फिर इसको ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा। ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल पे टेंशन ज़्यादा क्रिएट होती है। ठीक है, लेप्लास लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल अब होगा। व्हाट इज़ लेप्लास लॉ? Again, this is for both ventricles, but clinically this is more significant for the left ventricle. According to the tension on the ventricular wall is equal to pressure on the ventricular wall multiply radius of the ventricle. अभी मैंने प्रेशर की बात की, अगर प्रेशर बढ़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल पे तो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल की टेंशन भी बढ़ जाएगी, और दूसरा अगर रेडियस बढ़ेगा तो भी टेंशन बढ़ेगी। रेडियस किस केस में ज़्यादा होता है, रेडियस या डायमीटर? ऑब्वियसली डायलेटेड कार्डियोमायोपैथिस में रेडियस ज़्यादा होता है, तो उससे भी लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल पर टेंशन बढ़ती है। अब जो टेंशन है ना, ये एक ज़्यादा बेसिक टर्म है। अगर मैं ज़्यादा एक एप्रोप्रिएट टर्म की बात करूँ ना, जो कि ज़्यादा क्लिनिकली भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो है स्ट्रेस, वॉल स्ट्रेस। वॉल स्ट्रेस, दिस इज़ अ मोर, आप समझ लो कि प्रोफेशनल टर्म यही इस्तेमाल होती है। दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर मल्टीप्लाई बाय रेडियस ऑन द वेंट्रिकुलर वॉल और डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई वॉल थिकनेस। अब यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि एक बंदा जिसको क्रॉनिक सिस्टेमिक हाइपरटेंशन हो, तो उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी क्यों डेवलप हो जाती है, जो कि आप ईसीजी पे भी अप्रिशिएट कर सकते हो। उसकी रीज़न अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। जब क्रॉनिक सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है ना, तो क्रॉनिकली लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी जो प्रेशर है ना वो ज़्यादा रहेगा। प्रेशर ज़्यादा रहने से लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल पे वॉल स्ट्रेस भी ज़्यादा रहेगा। अब वेंट्रिकल कॉम्पेंसेशन के तौर पे अपनी वॉल्स की थिकनेस बढ़ा देता है ताकि इसका जो स्ट्रेस है ना वो नॉर्मलाइज हो सके। सो दिस इज़ हाउ क्रॉनिक सिस्टेमिक हाइपरटेंशन लीड्स टू लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। वॉल थिकनेस इसलिए बढ़ती है ताकि स्ट्रेस नॉर्मलाइज या फिर नॉर्मल रेंज में आ सके, कम हो सके। अब जो आफ्टर लोड है ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आर्टीरियल प्रेशर पे। ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर। फिर क्योंकि मीन आर्टीरियल प्रेशर ही तो है जो डिसाइड करेगा एओर्टिक प्रेशर को, और एओर्टिक प्रेशर या फिर एओर्टिक जो रेजिस्टेंस है वही लेफ्ट वेंट्रिकल ने फेस करनी है ताकि वो अपना ब्लड इजेक्ट कर सके। कौन सी ड्रग्स हैं जो कि आर्टीरियल प्रेशर को कम करती हैं? ऑब्वियसली आर्टीरियल डायलेटर्स, जैसे कि जो कि आर्टीरियोल्स के लेवल पर डायलेशन करवाती हैं, जिसमें हमारे पास एक बहुत अच्छी एग्जांपल है हाइड्रोलाजीन की। ठीक है, अब कुछ ड्रग्स हैं लाइक एसी इनहिबिटर्स एंड एआरबीज जो कि बोथ प्री लोड और आफ्टर लोड दोनों को कम करते हैं, क्योंकि वो वीनो डायलेशन भी करवाते हैं और आर्टीरियोलर डायलेटेशन भी करवाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्री लोड एंड आफ्टर लोड। इसमें एक और बात आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, और वो ये है कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड किस पे डिपेंड करती है और कौन से फैक्टर्स के बढ़ने से बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही आसान है। हमारी जो फर्स्ट एड बुक है ना उसके अंदर भी यही निमोनिक दिया हुआ है। इसमें देखो ना, ये मायोकार्डियल में कार्ड एक आपके पास एक वर्ड है। ठीक है, सी इज़ फॉर कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ने से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। ए इज़ फॉर आफ्टर लोड बढ़ने से ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। आर इज़ फॉर रेट, रेट कौन सा? हार्ट रेट बढ़ने से मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी। और डी इज़ फॉर डायमीटर या फिर रेडियस ऑफ वेंट्रिकल। और आपको पता है कि डायमीटर या रेडियस डायलेटेड
कार्डियोमायोपैथी में ज़्यादा होता है तो अगेन उस कंडीशन में भी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है। ठीक है, क्यों क्यों बढ़ती है? क्योंकि डायमीटर या रेडियस बढ़ने से वॉल स्ट्रेस या फिर वॉल टेंशन बढ़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अच्छा, और आपको यहाँ तो कोई भी बात समझ नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लें। एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।